आराम से समझो। चलिए देखिए, तो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का बात करेंगे। जितना भी चीज मतलब इस फिगर में यूज होगा उसका कुछ सिंबल होता है, ठीक है ना। वी नो दैट इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 11.1 कंपरीज ऑफ ए सेल। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज होता है, बैटरी मतलब देखे ही थे। तो एक्चुअल में बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो इलेक्ट्रिक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। देख रहे हो क्या है कि इधर से ऐसे है, और ये प्लस वाला साइन की तरफ का बड़ा सा ये वाला है, और माइनस के साइन वाला छोटा सा है, और इधर माइनस किया हुआ है। तो बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। एक से ज्यादा बैटरी है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसे करना है। समझ गया ना मतलब। इसका फर्स्ट छोर पे है पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज, इस तरह से डिनोट करना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, इसमें कितना टोटल बैटरी है, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी के मिला के ये वाला बना हुआ है, ठीक है। टिप टैप करने वाले बटन को, स्विच को किससे डिनोट करना है, इस तरह के फिगर से डिनोट करना है। समझ गया ना। ओपन स्विच को, ओपन को, प्लग की क्लोज को किस तरह से डिनोट करना है, इस तरह से। वायर का ज्वाइंट अगर आता है तो उसको इस तरह से ज्वाइंट करना है। अगर वायर क्रॉस किए हैं विथआउट ज्वाइनिंग तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप लोग को देखिए कि मतलब कुछ कुछ जो इसमें फिगर में दिया हुआ है ये सब ज्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। ये सब तो ज्वाइंट वायर वाला ये सब आता नहीं है, लेकिन याद रखो कहीं डायग्राम उग्राम दे दिया एक नंबर का क्वेश्चन तो बनाना पड़ जा सकता है। समझ गए ना। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ गए ना। बल्ब बना दो या ऐसे बना दो। रेसिस्टेंस को किस तरह रिप्रेजेंट किया, रेसिस्टेंस का मतलब होता है ना कि अगर देखो, रेसिस्टेंस मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो बैटरी या फिर करंट का यूज करता हो, जैसे कि हमारे घर में पंखा लगा हुआ है तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। हमारे घर में मोबाइल फोन चार्जर है, लैपटॉप चार्ज कर रहे हैं, तो जो चार्जर है वो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। बल्ब है तो रेसिस्टेंस की जगह वो सब चीज हो सकता है। समझ गए ना। तो रेसिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ऐसे करके। समझ गए ना। वेरिएबल रेसिस्टेंस को कैसे डिनोट करना है, वेरिएबल रेसिस्टेंस को इस तरह रिप्रेजेंट करना है। एक एरो लगा हुआ है या इसको ऐसे आया हुआ है, ये याद रखना है। दोनों में डिफरेंस यही है ना। वेरिएबल रेसिस्टेंस को क्या करना है, मतलब रेसिस्टेंस घट बढ़ रहा है। अमीटर जानते ही हो, अमीटर का यूज क्या है, अमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। कैसे हम लोग मीटर से मापते हैं लंबाई को, उसी तरह से करंट को किससे मापा जाता है, अमीटर से। और वोल्ट मीटर किसको मापता है, वोल्टेज को, उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। तो जितना भी डायग्राम हम लोग इसके पिछले पेज में और इस पेज में देखे उतना तुम लोग को पता चल गया। कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ नहीं ना होगा कि अमीटर का क्या काम है। तो अमीटर करंट का मेजर करता है सर्किट में, वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज का मेजर करता है सर्किट में। चलिए, ओम्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो तो क्या होता है ना कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सिंपल सा बात है भाई कि जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतना ज्यादा करंट बनेगा। ये तो सिंपल है। अगर हम लोग के यहाँ वोल्टेज डाउन रहता है तो बॉल उल क्या धीमा जलने लगता है, यानी कि करंट उसमें कम फ्लो हो रहा है। तो वही चीज दिया हुआ है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। समझ गए ना। अब क्या करेंगे कि इस तरह के साइन, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है। इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करेंगे जिसका नाम है आर। तो V इक्वल टू क्या हो गया, आई आर हो गया। आर यहाँ पे क्या है, रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस। और ये क्या काम कर रहा है, कांस्टेंट का काम कर रहा है। रेसिस्टेंस फिक्स रहता है ना। जैसे हम लोग के घर में बल्ब लगा हुआ है तो 10 वाट का बल्ब है तो वो फिक्स है कि वो 10 ही वाट खाएगा। वोल्टेज अगर उसको कम दीजिएगा तो कम करंट जाएगा तो कम बढ़ने लगेगा, लेकिन वो 10 वाट ही खाएगा। तो ये रेसिस्टेंस है। यहाँ से
फॉर्मूला दो तीन और जनरेट हो सकता है। ये पहला फॉर्मूला हो गया V इक्वल टू आई आर। यही क्या है, ओम्स ने बताया था, इसका नाम क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। ओम्स ने क्या बताया था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। समझ गए ना। अब इस फार्मूला से और फार्मूला बना लीजिए, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये दो तीन को फार्मूला और हो गया। तो पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और ये तीसरा फार्मूला ओम्स लॉ से। समझ गए, ओम्स लॉ समझ में आया। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये सब लिखो थोड़ा थोड़ा सा, छोटा छोटा सा। तीनों फार्मूला लिख लो। या तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो भाई, तुम लोग एस चांद का किताब लेके बैठा करो, और उसमें ओम्स लॉ दिया रहेगा, तो वो तो ओम्स लॉ वहां पे ऐसे करके दे दिया रहेगा। मतलब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग यहाँ पे समझिए खाली, और वहां से अपने से क्वेश्चन आंसर लिख के लाइए। ओम्स लॉ के बारे में पूरा डायग्राम प्रोग्राम देखिए। और ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, V और I का ग्राफ है। कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ तुम लोग पढ़े होगे ना मैथ में, कि इस तरह का ड्रॉ होता है कोई भी कांस्टेंट का ग्राफ। तो ये वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर से और करंट को किस में, एम्पियर में रखते हैं, अमीटर से मापते हैं। करंट के लिए ए का यूज करते हैं, वोल्टेज के लिए V का यूज करते हैं। समझ गए ना। समझे कि नहीं समझे। V का यूनिट क्या होता है, तो V का यूनिट वोल्ट होता है, इसी कारण V लिखा है। और I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, इसीलिए A लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि करंट को I नहीं लिख के A क्यों लिखा है। तो यूनिट लिखा गया है। एनसीईआरटी लेके बैठोगे, कहीं तुमको नहीं पता चलेगा कि कहाँ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, the potential difference V across the ends of given metallic wire in electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. समझ गए ना। प्रोवाइड इट टेम्परेचर रिमेन्स इन द सेम, दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। तो इसको अपने वर्ड में लिखना है, समझ गए ना। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से डेफिनेशन शुरू है, और जा कहाँ तक रहा है, एकदम यहाँ तक जा रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to the current flowing through the it। मतलब यही चीज बोलना चाह रहा है कि दो गो टर्मिनल है ना भाई, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का दो गो टर्मिनल होगा, पॉजिटिव भी देखो निगेटिव भी, दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, उसको पोटेंशियल डिफरेंस से डिनोट करेंगे। समझ गए ना। तो भी क्या हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए एक R का यूज करेंगे, R हमारा रेसिस्टेंस है। तो V इक्वल टू आई आर हो गया फॉर्मूला नंबर पहला। यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आई आ जाएगा, यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आर हो जाएगा। तीनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज हो सकता है क्वेश्चन बनाने में। आगे बढ़े ना अब। अब एक चीज और देखो, जो यहाँ से R इक्वल टू आया ना, V बाई आई, यही एक्चुअल में क्या है, ओम्स लॉ वाला ओरिजिनल फॉर्मूला यही है। R इक्वल टू V बाई। अब देखिए, रेसिस्टेंस के यूनिट क्या होता है, ओम। समझ गए ना। यही R का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। V का जानते ही हो, V को वोल्टेज बोलते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। I को हम लोग बोलते हैं करेंट है, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ये तीन चीज जानना जरूरी है, समझ गए ना। अब यहां से तुम लोग क्या निकाल सकते हो, 1 ओम का डेफिनेशन। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे करके ऐसे, एक ऊपर से ऐसे गोला, इधर गया इधर गया, ये ओम है, ओम को रिप्रेजेंट। तो 1 ओम का क्या हो जाएगा, 1 ओम क्या होगा कि 1 वोल्ट का वोल्टेज और 1 एम्पियर का करंट अगर तार में दौड़ेगा, तो 1 ओम का रेसिस्टेंस, मतलब 1 ओम के रेसिस्टेंस को चाहिए 1 ओम कब कहलाएगा, देखिए
जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का चाहिए तब ना। The potential difference across the two end of a conductor is 1 volt and the current through passing is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ampere। मतलब क्या है कि अगर तार से 1 वोल्ट का वोल्टेज जा रहा है और 1 एम्पियर का करंट बन रहा है, तो जो रेसिस्टेंस उत्पन्न होगा वो 1 ओम का होगा। वही चीज यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ये चीज समझ में आया कि नहीं? दोनों को आ गया ना? चलिए तो दो गो क्वेश्चन पहले HW के लिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? एक्सप्लेन ओम्स लॉ डिटेल में विथ ग्राफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डिफाइन 1 ओम रेसिस्टेंस। दो गो क्वेश्चन घर से बनाना है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लो जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लिए ना? अब ये सब क्या है एक्चुअल में जो हम लोग देखे थे, नाइक्रोम का वायर का यूज किया गया है, एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है, ठीक है ना। एक्चुअल में हम लोग बल्ब को कहाँ फिट करना है? एक्स और वाई के बीच में, समझ गए ना? एक्स और वाई के बीच में ही बल्ब को फिट करना है। समझ गया? इसको ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम्पियर जानते ही हो क्या काम करता है, की का भी बतेबे किए थे हम लोग। समझ गए ना? करंट का डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो ये सब मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब एक्टिविटी है, क्या है? कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम एंड ग्राफ एक्स वाई। प्लग की, नोट डाउन अमीटर रीडिंग, टेक आउट फ्रॉम, मतलब ये सब प्रैक्टिकल जो लैब में कराया जाता है ना, वो चीज दिया हुआ है। कितना का बैटरी यूज किए हैं, कितना करंट हो रहा है, उसको रिपीट कीजिए, ग्राफ बनाइए। ये सब यूज का नहीं है। इस पैराग्राफ को भी थोड़ा सा पढ़ देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक लाइन क्या है महत्वपूर्ण होता है। देखिए एक्चुअल में क्या बता रहा था एक्टिविटी में, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा होगा इसमें। In this activity, we observed that the current is different for different components. Why do they differ? Certain components offer an easy path for flow of electric current while the other resist to flow। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि जैसे कि अब सिल्वर है, सिल्वर का तार ले लो, कॉपर का ले लो। सिल्वर को एजी बोलते हैं, कॉपर को सीयू बोलते हैं, आयरन को एफई बोलते हैं। ये सब तार हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें भी सबसे अच्छा जो फ्लो करेगा करंट, वो ये में पड़ेगा, एजी में फ्लो करेगा। उसके बाद कॉपर में, उसके बाद एफई में। समझ गए? तो क्या हो रहा है, एसी एफई वाला में कम क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि ये रेसिस्टेंस उत्पन्न कर रहा है थोड़ा बहुत। तो सब में अलग अलग करंट फ्लो होता है, समझ गए ना? कंपोनेंट में अलग अलग डिफरेंट। वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। ये चीज तो जानते ही हूँ
कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वही इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। मतलब क्या है, ये सर्किट है, चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट क्या है, इस डायरेक्शन में उत्पन्न हो रहा है। समझ गए ना। दे आर restrained by the attraction of atom among which they move. Thus, motion of electrons through a conductor is retarded by its resistance। मतलब देखिए क्या होता है ना कि अब इलेक्ट्रॉन को दौड़ना है उस तार पे चल के, समझ गए ना। तो कोई कोई जो सिल्वर वाला तार है वो उसको आसानी से जाने देगा दौड़ दौड़ के, लेकिन जो आयरन हो गया या उसके कंपेयर के कॉपर वाला में उतना अच्छा से नहीं उसको रोकने का कोशिश करेगा, उसको पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा, रेसिस्टेंस उत्पन्न करेगा। समझ गए ना। A component of given size that offer a low resistance is a good conductor। मतलब जिस वायर का, या ऐसा भी बोल सकते हैं जिस वायर का, या कंपोनेंट इसमें ऐसा बोल रहा है, तो किसी भी चीज कंपोनेंट का अगर रेसिस्टेंस एकदम कम हो, मतलब जैसे हम लोग क्या है कि बैटरी यहाँ पे लगाए ना, यहाँ से 10 एम्पियर का करंट दिए हैं, लेकिन क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे 9.98 एम्पियर ही करंट पहुंच रहा है। तो 0.2 एम्पियर कहाँ खा गया, तो ये तार खा गया, तार का रेसिस्टेंस खा गया। ऐसा भी होता है ना, जैसे हम लोग तो अभी क्या चलाते हैं उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। जो हम लोग का सर्किट अभी लगा हुआ है जो बल्ब पंखा, वो एसी सर्किट है, लेकिन इसी को डीसी में बदल देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा ना कि जैसे बैटरी आता था पुराने जमाने वाला ना, इन्वर्टर अगर नहीं हो, मान लो इन्वर्टर अगर नहीं हो घर में, तो बैटरी से डायरेक्ट यूज करना होगा। तो अगर उसको आप घर में भी यूज कर रहे हो तो अच्छा खासा वोल्टेज देगा, लेकिन उसी को अगर 5 किलोमीटर दूर ले जाके वायर और यहाँ पे प्राप्त करोगे, तो यहाँ तो हो सकता है कि इसको वोल्टेज यहाँ पे दे रहा होगा 1000 वाट का, लेकिन यहाँ पे इसको एक भी ना पहुंचे, सब तारे खा गया उसका। अल्टरनेटिंग करंट में नहीं खाता है, लेकिन डायरेक्ट करंट में खा जाता है, वायर ही खा जाता है। इलेक्ट्रॉन को खा गया, इलेक्ट्रॉन को खा गया तो यहाँ करंट पहुंचा ही नहीं। इसी कारण देखे हो कि बैटरी का कहीं भी यूज होता है ना, बैटरी का तो वो नजदीक में होता है, उससे आप दूर नहीं ले जा सकते हैं कि 2 किलोमीटर दूर तार ले जाके और बैटरी यहाँ रखें, तार 2 किलोमीटर दूर। अगर करिएगा तो वो नहीं चले भी नहीं करेगा, वोल्टेज कम आएगा, क्योंकि तार में भी रेसिस्टेंस है खुद का। तो जिसमें रेसिस्टेंस कम है वो क्या है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है, और जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, हायर रेसिस्टेंस, पुअर कंडक्टर। लो रेसिस्टेंस, गुड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जानते हो ना, जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह पास करने में मदद करे। ये भी हो गया। लो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, गुड कंडक्टर। मतलब हम लोग को चुनना हो कि भाई अच्छा कंडक्टर कौन सा है, तो वो मतलब क्या है, मतलब देखिए अब लकड़ी है, लकड़ी से करंट पास तो होगा नहीं, नहीं ना होगा, तो वो क्या है, बैड कंडक्टर है, मतलब उसका रेसिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, उसका इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर ही नहीं रहा है, वो पास करेगा। नेक्स्ट, देखिए अब एक चीज यहाँ पे और आ रहा है, ठीक है ना। रेसिस्टेंस जानते ही हो, रेसिस्टेंस क्या है, बल्ब है, पंखा है, ये सब चीज तार है। मान लो हम लोग रेसिस्टेंस का यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो ये वायर, वायर की खुद भी रेसिस्टेंस है। तो क्या है ना कि वायर का कुछ ना कुछ लंबाई होगा, लंबाई होगा ना, कुछ ना कुछ उसका एरिया होगा। तो जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, अब उसका फॉर्मूला लिखा है, तो जो रेसिस्टेंस डिपेंड, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है कि अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा,
समझ गए ना? अगर 100 मीटर के तार में अगर, तो सिंपल चीज है भाई कि अब 100 मीटर का तार ताने हो तो कम रेसिस्टेंस खाएगा, और वही तुम अगर 500 मीटर का तार हो तो ज्यादा उसको वोल्टेज चाहिए, वो तो ज्यादा तार खाएगा, क्योंकि तार में खुद इंटरनल रेसिस्टेंस है। लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस, मतलब अगर वो तार थोड़ा मोटा हो जाए तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ गए ना? अगर इसको पहला इक्वेशन मान लिया जाए और इसको दोनों दूसरा इक्वेशन मान लिया जाए, तो तीसरा इक्वेशन दोनों को मिला के एल बाई ए लिख सकते हैं। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली, अगर वन के बाई में नीचे कोई चीज लिखते हैं तो उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर लिख दो या रेसिस्टेंस लिख दो। दोनों मिला के क्या हो गया? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली, इसका वाला एल ऊपर और इसका वाला ए नीचे, एल बाई। अब इसको भी हटाने के लिए क्या करेंगे? ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको भी हटाने के लिए कांस्टेंट का क्या करेंगे? यूज करेंगे। कांस्टेंट का यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा। कांस्टेंट एक यूज यहाँ पे, ये कांस्टेंट का यूज किए, रो एल बाई ए। रो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का नाम क्या है? इसका नाम क्या बताया है? आर एच ओ, रो। रो 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 क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, इस कांस्टेंट का नाम क्या है? रेसिस्टिविटी नाम है। तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव हो रहा है आपका। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं? कैसे कैसे हम डिराइव किए? आर इक्वल टू रो एल बाई ए का डेरिवेशन कैसे हम किए? इसको मिटा के फिर से कर देते हैं। देखो कुछ नहीं किए, क्या किए कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेसिस्टेंस है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, 1 और 2 से क्या मिल गया? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाई एरिया मिल गया। अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए चाहिए एक, तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन बन गया। तो आर इक्वल टू क्या? प्रोपोर्शनल के साइन के जगह पे हम लोग रो लिख दिए, तो रो एल बाई ए हो गया। ये रो का नाम क्या है? रो का नाम है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, तो समझ में आ गया? कोई भी पदार्थ में, कोई भी चीज में रेसिस्टिविटी का उसका वैल्यू है कि वो कितना को खाएगा भाई, पहले करंट उसका, तब न जाके उसका यूज करेंगे हम लोग। कॉपर या आयरन का यूज क्यों होता है? सिल्वर तो हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कॉपर और आयरन यूज करते हैं, बाकी का क्यों नहीं यूज करते हैं तार बनाने में? रेसिस्टिविटी सबका ज्यादा होता होगा, वो खा जाएगा करंट को एकदम, वायरे उसका पारे नहीं करने देगा। अब समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? अब समझ में आया? तो इसको लिख सकते हो तुम लोग। टॉपिक का नाम दे दीजिए कि फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो रेसिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है पता चल ही गया। एरिया बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा, लेकिन अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा।
लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली। टॉपिक क्या देना है इसके पहले? टॉपिक, टॉपिक क्या देना है? हाउ रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ। और ये याद रखना है रेसिस्टिविटी। बन जाएगा तो फिर बताओ। चलिए, हो गया ना? चलो अब फिर से इसका हम थोड़ा सा डेरिवेशन को अब खींचेंगे लंबा चौड़ा। अब आराम से तुम लोग देखना, इसको हम मिटाते हैं। थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देते हैं। पहला हम लोग आज का डेरिवेशन क्या पढ़े? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i पर है। इसको हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए, r। r i हो गया तो v इक्वल टू क्या लिख दिए? i r लिख दिए। तो पहला तो डेरिवेशन ये था, हम लोग यहाँ से r का वैल्यू हम लोग को क्या आ गया? v बाई आई आ गया। तो पहला तो हम लोग डेरिवेशन ये पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड डेरिवेशन इधर करेंगे। सेकेंड वाला अभी क्या किए थे हम लोग? सेकेंड वाला हम लोग किए थे, ये चीज किए थे कि जो रेसिस्टेंस था ये वाला, जो आर, आर का नाम यहाँ पे क्या है? आर का नाम यहाँ पे क्या है? रेसिस्टेंस है। अब जो ये रेसिस्टेंस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, ठीक है। दोनों मिला के क्या लिख दीजिए? आर इक्वल टू लिख दिए रो एल बाई ए। यहाँ पे रो क्या काम कर रहा है? रेसिस्टिविटी का काम कर रहा है, रेसिस्टिविटी। समझ गए? रो क्या काम कर रहा है? रेसिस्टिविटी का। अभी हम लोग निकालेंगे रो का यूनिट वगैरह, ठीक है ना? इसको, ये दोनों चीज क्लियर है? रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों क्लियर है ना? तो तीसरा चीज अब देखा जाए इस सर्किल के अंदर, ठीक है, तीसरा चीज देखा जाए सर्किल के अंदर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब रो का वैल्यू निकालो। तो रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? आर तो पहले से इधर है, ए ऊपर फेंका जाएगा और एल नीचे कूद जाएगा, ठीक है ना? तो रो का वैल्यू कितना आ गया? रो का वैल्यू हो गया आर ए बाई एल हो गया। जस्ट आर का उलट गया चीज। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, आर का यूनिट क्या होता था? ओम होता था, तो ओम तो होगा ही। और एरिया और लेंथ है, समझ गए ना? यहाँ पे देखो थोड़ा सा, एरिया को क्या लिखते हैं कि लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ नीचे में एक कट गया तो एल बच गया। लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। तो ये तीन चीज क्लियर है। रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर कैसे आया? अभी और एक चीज आएगा खतरनाक एकदम, इतना तक समझ में आ जाना चाहिए, रो का वैल्यू निकालना।
रो का नाम क्या है? रेसिस्टिविटी। तीन वाला तुमको क्या समझ में नहीं आया जी? यहाँ से तुम छोटा सा मैथ अगर बनाते हो तो तुम यहाँ से निकाल नहीं सकते हो कि रो का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से रो का वैल्यू निकालोगे तो नहीं आएगा। RA/L। आर ओम का यूनिट है और A/L का यूनिट है मीटर। तो रो का यूनिट हो गया, SI यूनिट क्या हो गया? ओम मीटर। अभी भी कोई दिक्कत है? छोटा सा मैथ बनाते हो तो इसको कर सकते हो कन्वर्ट। मिटाए ना इसको। चलो मिटाते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग को रो का वैल्यू कितना आ चुका था, जल्दी बताओ। रो का वैल्यू कितना आ चुका था? रो का वैल्यू आ चुका था R। एरिया ऊपर था और लेंथ नीचे था, इतना आ चुका था। अब इसको क्या करना है ना, 1/रो लिखना है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं एक्चुअल में। जैसे ये रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी क्या करेगा? कोई चीज का विरोध करेगा। इसका उल्टा क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी सपोर्ट करेगा, तो कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा रेसिस्टिविटी का। 1/, क्या? रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या लिखेंगे? कंडक्टिविटी। समझ गए? कंडक्टिविटी इक्वल टू 1/रो, यानी कि 1/रेसिस्टिविटी। यानी कि अगर सिग्मा का अगर वैल्यू निकालना हो तब इस चीज को फिर से पलटिए। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? L चला जाएगा ऊपर और R और A नीचे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टिविटी में कैसे पलट गया, रेसिस्टिविटी कैसे कंडक्टिविटी में पलट गया, पता चल गया ना? अब देखिए, अब इसका SI यूनिट निकालिए। SI यूनिट किसका? कंडक्टिविटी का। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये कटेगा तो लेंथ एक नीचे बचेगा और 1/रो पहले से है, 1/R पहले से है, 1/R पहले से है ना। तो 1/R को क्या बोलेंगे? ओम का इनवर्स बोलेंगे। इसको महो बोलते हैं, MHO। 1/R का यूनिट क्या होता है? महो, MHO। और लेंथ का क्या हो जाएगा? लेंथ ऊपर में जाएगा तो मीटर के पावर माइनस, तो महो पर मीटर। महो पर मीटर इसको बोलेंगे। तो कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? महो पर मीटर। कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? महो पर मीटर। तो कुछ कुछ चीज क्लियर हुआ, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब कुछ कुछ। पेन की जरूरत है क्या? महो पर मीटर, यस। या महो मीटर के पावर -1। ओम का उल्टा महो। तो ये सब चीज का बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओम्स लॉ का डेरिवेशन, वहां से आर का वैल्यू निकालना है। फिर जो रेसिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वहां से एक रेसिस्टिविटी वाला डिराइव होता है, रो इक्वल टू RA/L। कंडक्टिविटी क्या होता है? रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो कंडक्टिविटी को क्या करना है? रेसिस्टिविटी वाला फॉर्मूला को सीधे क्या कर दिए हैं? पलट दिए हैं। RA ऊपर है तो RA यहाँ नीचे है, L यहाँ नीचे था तो यहाँ पे L ऊपर है, बस कंडक्टिविटी में चेंज हो गया। तो तुम लोग एस चांद का बुक निकाल के इस चैप्टर का रीडिंग दीजिए, जिस जिस टॉपिक को हम टच किए, और जो टॉपिक नहीं टच हो पाया उस टॉपिक को बता दीजिएगा। फिजिक्स, और फिजिक्स में तो खास करके हम बता रहे हैं, कुछ ऐसा भी होगा उसका हम बिना देखे भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि 11th 12th पढ़ाए हुए हैं।
केमिस्ट्री का भी पढ़ाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुमको तो, हमको लगता है कि कंडक्टिविटी हम तुम लोग को ज्यादा ही बता दिए, पढ़ना नहीं होगा, हो सकता है कि 9th 10th में। समझ गए ना, लेकिन इतना जानना जरूरी है, जब यहाँ तक बढ़ ही गया है मामला रेसिस्टिविटी तक, तो उसको कंडक्टिविटी तक ले जाना जरूरी है। तो आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त, और कल अब फिर शुरू करेंगे। तो लोग बैठ के इस टॉपिक का नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट इस चांद के किताब से।